वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सीजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग इसमें इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स एंड एपिडेमियोलॉजी और जो भी बचे हुए टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द वर्ड सीजोफ्रेनिया इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी कि जो सीजोफ्रेनिया जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना। कौन कौन सा है? सबसे पहला हमारा सीजो और सेकंड है हमारा फ्रेनिया। तो सीजो का क्या मतलब होता है? सीजो मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेनिया मतलब होता है माइंड। तो अगर हम लोग दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है हमारे पास? स्प्लिट माइंड, यानी कि जो माइंड है उसका चेंज हो जाना, जो मेंटल प्रोसेस है उसका चेंज हो जाना। मेंटल प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है? हमारा रीजनिंग आता है, थिंकिंग आता है, अटेंशन आता है, मेमोरी आता है। तो ये जितने भी चीज है ये किस में आता है? हमारा मेंटल प्रोसेस में आता है। और इन्हीं सभी चीजों में क्या हो जाना? डिस्टर्बेंस हो जाना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्प्लिट माइंड बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा क्या? सीजोफ्रेनिया इज साइकोटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मलिटीज इन इमोशंस, थिंकिंग, कॉग्निशन। तो क्या है सीजोफ्रेनिया? क्या है? एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट में इनसाइट प्रेजेंट नहीं होता। इनसाइट यानी कि वो खुद के बारे में अवेयर नहीं होता है कि उससे अगर कोई बीमारी है या फिर नहीं। वो सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे सब मिलके क्या बना रहे? पागल बना रहे, मैं बहुत एकदम हेल्दी हूँ। और सेकेंड है हमारा क्या कि उसमें डिसीजन मेकिंग प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि वो हाँ ना करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, इस चीज में वो क्या होता है? फंसा हुआ होता है। उसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता और पुअरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है क्या कि सीजोफ्रेनिया क्या है? एक ऐसा साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या है? उसमें एबनॉर्मलिटीज इन इमोशन, थिंकिंग एंड कॉग्निशन, यानी कि उसमें इमोशन का क्या हो चुका है? डिस्टर्बेंस हो चुका है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो चुका है उसमें। फिर थॉट का यानी कि थिंकिंग का उसमें डिस्टर्बेंस हो चुका है। ये सब हम लोग डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, डिस्टर्बेंस ऑफ मूड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इतना ही समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है कि इमोशन में और थिंकिंग में। एंड कॉग्निशन क्या होता है कि कॉग्निशन एक ऐसा हमारा मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ अटेंशन क्रिएट करते हैं, मेमोरी क्रिएट करते हैं, कुछ लर्न करते हैं। तो ये सब हमारे जितने भी मेंटल प्रोसेस होते हैं वो किस में आ जाते हैं? कॉग्निशन में आता है। तो थिंकिंग हो गया, इमोशन हो गया और कॉग्निशन हो गया, ये सब में जो डिस्टर्बेंस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीजोफ्रेनिया बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हमारा क्या? द वर्ड सीजोफ्रेनिया वाज क्वाइंड बाय यूगेन ब्लूअर इन 1908। तो जो फर्स्ट टाइम जो सीजोफ्रेनिया वर्ड ये डिराइव किया गया था, जो दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था? तो किनके द्वारा दिया गया था? यूगेन ब्लूअर के द्वारा दिया गया था। कब? 1908, यानी कि 1908 में दिया गया था, ठीक है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हम लोग डेफिनेशन क्या बोल रहा है। सीजोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक कंडीशन। तो मैंने बता दिया, समझा दिया ऊपर। साइकोटिक का मतलब क्या होता है कि पेशेंट में सेल्फ अवेयरनेस प्रेजेंट नहीं होता और डिसीजन मेकिंग भी वो खुद से नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है क्या? साइकोटिक डिसऑर्डर का सिम्टम्स। और क्या बोल रहा है? सीजोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशन, वॉल्यूशन, फैकल्टीज, ठीक है। तो किसमें डिस्टर्बेंस होता है? थिंकिंग में डिस्टर्बेंस होगा, इमोशन में डिस्टर्बेंस होगा, वॉल्यूशन में डिस्टर्बेंस होगा, फैकल्टीज में डिस्टर्बेंस होगा। अब थिंकिंग मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि थिंकिंग मतलब सोचना, थॉट, इसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, ठीक है। इमोशन में जो इमोशन वाले जितने भी होते हैं, मूड डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें क्या हो जाना? मूड में डिस्टर्बेंस आ जाना। ये आ गया हमारा क्या? इमोशन। अब वॉल्यूशन क्या होता है? तो वॉल्यूशन मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यानी कि डिसीजन मेकिंग करने में, डिसीजन लेने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। एक छोटे से छोटी चीज के लिए भी वो क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। अगर उसे भूख लगा है तो क्या सोचेगा? खाऊं कि नहीं खाऊं। प्यास लगा है, पानी पीऊं कि नहीं पीऊं कि नहीं पीऊं। ये ऐसे ही दिन भर क्या करेगा? सोचता रह जाएगा एकदम छोटी से छोटी चीजों के लिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायलेशन, यानी कि डिसीजन मेकिंग में डिस्टर्बेंस आना, प्रॉब्लम आना। फैकल्टीज यानी कि मेंटल पावर, जो मेंटल पावर होता है, मेमोरी हो गया, अटेंशन देना, ये सब में क्या आता है? लर्निंग हो गया, इन सभी चीजों में क्या आता है? डिस्टर्बेंस आता है उन लोगों का, ठीक है।
इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस। तो वही बोल रहा है कि सिजोफ्रेनिया क्या है, एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें थिंकिंग, इमोशन और वॉल्यूशन एंड फैकल्टीज में क्या आता है, डिस्टर्बेंस आता है। बट क्या होता है कि क्लियर कॉन्शियसनेस यानी कि जो पेशेंट होता है वो कॉन्शियस ही रहता है, अनकॉन्शियस नहीं होता, मतलब बेहोश ये सब नहीं होता है, कॉन्शियसनेस होता है, प्रेजेंट होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि सोशल विड्रॉल भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सोशल विड्रॉल इसलिए मिलेगा क्योंकि वो खुद के ही ख्याल में हमेशा खोया हुआ रहता है, उसे खुद पता नहीं होता है कि वो क्या है, कि वो बीमार है तो वो हॉस्पिटल जाए या फिर किसी से बात करे, अपना प्रॉब्लम शेयर करे, इसमें नहीं होता है। तो उनका जो मूड जैसे होता है हमारा मूड डिसऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे और थॉट डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि वो खुद में ही क्या रहता है, खोया हुआ रहता है, खुद के ही दुनिया में रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सोशल विड्रॉल हो जाता है, यानी समाज से वो अलग हो जाता है, अपने फैमिली मेंबर से भी अलग होने लग जाता है। अब देखते हैं हम लोग एपिडेमियोलॉजी यानी कि कितने स्तर तक, कितने दर तक ये फैला हुआ है। इट इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी कि ये क्या है, जितने भी हम लोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर पढ़ते हैं सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर है वो क्या है, हमारा सिजोफ्रेनिया होता है। ठीक है, 50% ऑफ मेंटल हॉस्पिटल बेड्स आर ऑक्यूपाइड बाय सिजोफ्रेनिक पेशेंट, यानी कि हम लोग जब भी कोई असाइलम जाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ पे जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें से 50% अगर आप लोग देखिएगा तो 50% किसके होते हैं, सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर इक्वली प्रेवलेंट इन मेन एंड वीमेन, यानी कि मेन में भी इक्वली प्रेवलेंट है और वीमेन में भी इक्वली प्रेवलेंट है, यानी कि दोनों में जो नंबर है वो इक्वल होता है। फॉर मेन पीक एज 15 to 25, यानी जो आदमी होता है, जो मेन होता है, उनमें जो पीक एज होता है यानी जो सबसे ज्यादा चांस होता है होने का वो क्या होता है, 15 से लेकर के 25 साल तक होता है। और जो वीमेन होती है उनमें कितना एज होता है, पीक एज होता है 15 से लेकर के 30 साल तक, यानी कि 15 ईयर से 13 ईयर तक इनमें होने का चांस होता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड एपिडेमियोलॉजी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। देखेंगे ईटियोलॉजी के बारे में। ईटियोलॉजी मतलब कि इसके क्या क्या कॉजेस है। सबसे पहला हमारा जेनेटिक फैक्टर। तो हम लोगों को पता है कि कोई भी जो डिजीज होता है अगर वो हमारे जीन्स में प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, फादर से, मदर से, पेरेंट्स से वो किस में ट्रांसफर होता है, उनके बच्चों में, उनके ऑफ स्प्रिंग में प्रेजेंट होता है। तो कोई भी डिजीज के लिए जो हमारा मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है वो क्या होता है, हमारा जीन्स या फिर जेनेटिक फैक्टर। तो वैसे पेरेंट्स जिनके वैसे बच्चे जिनके एक पेरेंट्स क्या है, सिजोफ्रेनिक पेशेंट है, यानी कि मदर और फादर में से कोई एक अगर सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें कितना परसेंट चांस होता है, 12% चांस होता है सिजोफ्रेनिया स्टार्ट होने का, अराइज होने का। ठीक है, जो वैसे बच्चे जिनके दोनों पेशेंट क्या है, दोनों पेरेंट्स क्या है, मदर और फादर, जो दोनों में क्या है सिजोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स हैं, वैसे बच्चे जो होंगे वो उनमें 40% तक चांस बनता है कि वो बच्चे, उन बच्चों में भी क्या होगा, सिजोफ्रेनिया पाया जाएगा। थर्ड हमारा सिबलिंग ऑफ सिजोफ्रेनिक पेशेंट, यानी कि जो एक हमारे पास क्या सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट है और उनके जो भी सिबलिंग है, भाई बहन है, उनमें कितना परसेंट चांस होता है होने का, 8% चांस होता है। यानी कि वैसे बच्चे जिनके एक पेरेंट्स क्या है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट है उनमें चांस होता है वैसे बच्चों में 12% चांस होता है। दोनों अगर पेरेंट्स सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट है तो वैसे बच्चों में 40% चांस होता है। और सिजोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनके सिबलिंग में सिजोफ्रेनिया होने का जो चांस होता है वो कितना होता है, 8% होता है। ठीक है, अब है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में। सबसे पहला हमारा आता है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। तो ऐसा देखा जाता है कि वैसे जो सिजोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनका जो रिलेशन होता है उनकी मदर के साथ वो बहुत ज्यादा हार्श होता है, कोल्ड होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा लव वाला, प्यार वाला, अटेंशन, केयरिंग वाला उनके पास ये नहीं होता है, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता है। सेकेंड है हमारा डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम, यानी कि उनका जो फैमिली है वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। एक ज्वाइंट फैमिली या फिर एक सिंपल फैमिली में भी टूटा फूटा बहुत ज्यादा फैमिली है। तो वैसे पेशेंट में भी क्या देखा जाता है,
वैसे लोगों में सिजोफ्रेनिया का चांस होता है। डबल बाइंड कम्युनिकेशन यानी कि उनके घर के मेंबर्स में सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, सही तरीके से वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वैसे लोगों में भी क्या होता है, सिजोफ्रेनिया होने का चांस बना हुआ रहता है। थर्ड है हमारा सोशल फैक्टर। तो जो सबसे ज्यादा जो लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले जो लोग होते हैं, जो लो सोशल क्लास वाले जो पर्सन होते हैं, फैमिली होते हैं, उनमें सिजोफ्रेनिया होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। फिर बायोकेमिकल फैक्टर, तो ऐसा देखा गया है, बोला जाता है कि जो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट होते हैं उनमें डोपामीन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। और भी कुछ है, जैसे नॉरएपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन एंड गाबा। तो ये कुछ 4-5 क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सिजोफ्रेनिया में बढ़ा हुआ हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अब है हमारा क्या, क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स, और या फिर हम लोग इसको क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव सिम्टम्स, और ये क्या हो जाता है, निगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स ऐसा सिम्टम्स होता है जो कि एक्यूट फेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट आगे बढ़ता जाता है तो वो क्या हो जाता है, या तो वो खत्म हो जाएगा वो सिम्टम्स, या फिर वो और ज्यादा सीवियर हो जाता है। तो जो सीवियर वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो हम लोग को क्या बोलते हैं, निगेटिव सिम्टम्स उसको बोलते हैं। तो जैसे जैसे पेशेंट क्या होता है, रिकवर करता है, या तो 2 ही चीज होगा, वो ट्रीटमेंट से या तो रिकवर करेगा, या फिर वो ट्रीटमेंट से रिकवर ना कर, उसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो और ज्यादा उसका हालत सिचुएशन खराब होगा, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जो ये पॉजिटिव सिम्टम्स होता है वो खत्म हो जाता है। ट्रीटमेंट के बाद तो सिम्टम्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ फिर भी ये सिम्टम्स क्या होता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद उनके में क्या आता है, निगेटिव सिम्टम्स देखा जाता है, जैसे अफेक्टिव हो गया, एनेडोनिया हो गया, ये सब क्या होता है, देखा जाता है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या आता है हमारा, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये 3 हमारा मेन क्या है, हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स है। फिर है निगेटिव सिम्टम्स। निगेटिव सिम्टम्स में क्या क्या आता है हमारा, अफेक्टिव, फ्लैटनिंग और ब्लंटिंग, यानी कि इनका जो फेस होगा उस पर कोई इमोशन नहीं होगा, कोई बोल सकते हैं एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसको हम लोग एपैथी के नाम से भी जानते हैं। फिर एनेडोनिया, किसी भी चीज में जो चीज उनको पहले पसंद था, जैसे खेलना पसंद था, पढ़ना पसंद था, गाना नाचना, जो भी उनको पसंद था, अब वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, अब उनको वो चीज नहीं पसंद है। पहले पसंद था पर अब नहीं पसंद है, ठीक है। एलोगिया, यानी कि बिल्कुल ही वो कुछ बोल नहीं पा रहे, उनका जो स्पीच आउटपुट है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ये था क्या हमारा पॉजिटिव सिम्टम्स एंड निगेटिव सिम्टम्स। और भी कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे पुअर जजमेंट वो नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, लॉस ऑफ इंसाइट, वो खुद के अंदर झांक नहीं पाते कि उनके अंदर उनको कौन सा बीमारी हो रहा है, वो हेल्दी है या फिर नहीं है, ये सब नहीं प्रेजेंट होता है। फिर डिक्रीज इन फंक्शन, वर्क, सोशल रिलेशनशिप एंड सेल्फ केयर, इसकी वजह से वो अपने वर्क पे भी ध्यान नहीं दे पाते, अपने रिलेशनशिप पे भी ध्यान नहीं दे पाते, अपने फैमिली में जुड़े हुए नहीं रहते। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि सोशल विड्रॉल हो जाता है उन लोगों का। और सेल्फ केयर, यानी कि वो खुद का देखभाल भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, क्लिनिकल फीचर्स एंड इटियोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के कितने कितने टाइप्स होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, सिंपल सिजोफ्रेनिया। तो क्या बोल रहा है, सोर्स प्रोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम्स सच एज इमोटिवेशन, एपैथी, सोशल विड्रॉल, यानी कि एक ऐसा सिजोफ्रेनिया जिसमें क्या होता है कि निगेटिव सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिलता है। निगेटिव सिम्टम्स में क्या क्या आ जाता है हमारा, निगेटिव सिम्टम्स में हमारा आ जाएगा सोशल विड्रॉल, एपैथी, इमोटिवेशन, ये सब हमारा किस में आता है, निगेटिव सिम्टम्स में आता है। एपैथी मतलब क्या होता है, यानी कि ब्लंटेड फेस, यानी कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई उदासी नहीं, एकदम सिंपल चेहरा रहेगा, उसमें कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें सोशल विड्रॉल भी होता है, यानी कि समाज से वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, अपने फैमिली मेंबर से दूर हो जाएगा। जो पॉजिटिव सिम्टम्स होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। पॉजिटिव सिम्टम्स में हम लोगों ने देखा था पिछले स्लाइड में क्या था, हेलुसिनेशंस एंड डेल्यूजन वाला जो था हमारा, वो क्या होता है, इसमें हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन प्रेजेंट नहीं होता। प्रोग्नोसिस क्या होता है इसका, बहुत ज्यादा वर्स्ट होता है, यानी कि एक बार अगर ये हो जाता है तो फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो
मतलब कि इसका जो ठीक करने का ये जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, वर्स्ट होता है। मार्क डिसइंटरेस्ट इन द रिलेशनशिप, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो रिलेशनशिप होता है हमारा आपस में मदर के साथ, फादर के साथ या फिर पार्टनर के साथ, उन फ्रेंडशिप का, तो जो भी रिलेशन होता है उसमें क्या होता है, डिस इंटरेस्ट आ जाता है, यानी कि पेशेंट सबसे दूर होता चला जाता है, सोशल विड्रॉ फॉर्म हो जाता है। फिर सेकंड हमारा हैबोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, ठीक है। हैबोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, इसको हम लोग डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो एमलेस बिहेवियर करता है, यानी कि वैसा बिहेवियर करेगा जिसका कोई एम नहीं है। मतलब कि अभी आप उसको देखोगे तुरंत अभी खा रहा है, फिर खाते खाते खाना छोड़ दिया, उसके बाद फिर पानी पीने चला गया, फिर पानी पीते पीते पानी छोड़ दिया, फिर खेलने चला गया, फिर खेलते खेलते फिर आया, फिर मतलब कि कुछ ना कुछ वो अपना करता जा रहा है जिसका कोई एम्स नहीं है, कुछ भी उसका मतलब पर्पस नहीं है, बस किए जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो बिहेवियर होता है हैबोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में वो क्या होता है, एमलेस होता है। फिर स्पीच इनकोहेरेंट, यानी कि स्पीच इनकोहेरेंट मतलब कि हम लोगों को वैसे ऐसे पेशेंट में स्पीच इनकोहेरेंट देखने के लिए मिलता है। स्पीच इनकोहेरेंट मतलब होता है क्या, फ्लाइट ऑफ आइडियाज विथ नो इंटरकनेक्शन बिटवीन द सेंटेंसेस। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होता है कि एक के बाद कुछ ना कुछ बोलते जाना, एकदम जल्दी जल्दी आइडियाज आना, जल्दी जल्दी थॉट आना, सेंटेंसेस आना माइंड में। लेकिन फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है कि सेंटेंस के बीच में कुछ कनेक्शन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर मैंने कल दवाई खाया था, दवाई मुझे नहीं अच्छा लगा इसलिए मैं आज नहीं खाऊंगा, ऐसा करके कुछ अगर बोल रहा है, यानी कि कनेक्शन बना हुआ है, वो दवाई के बारे में ही बोल रहा है। अब लेकिन अब बोले कि डॉक्टर साहब मैं गया था आज नहीं खाऊंगा इसीलिए मैं सो जाऊंगा इसीलिए मम्मी आ जाएगी, मतलब कुछ में मतलब ऐसा कोई कनेक्शन प्रेजेंट ही नहीं होता, कुछ ना कुछ बस बोल देना है। इस तरह के जो स्पीच होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीच इनकोहेरेंट बोलते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी बोल तो रहा है बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ भी कनेक्शन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। और फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है, कनेक्शन प्रेजेंट होता है सेंटेंसेस के बीच में। सीवियर पर्सनैलिटी डिसइंटीग्रेशन, तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट के जो पर्सनैलिटी होते हैं उसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन यानी चेंजेस होते हैं। इसमें जो हमारा मेन अगर एग्जांपल दे तो जैसे कि पेशेंट जो है वो अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, कहीं भी मतलब कि जैसे यूरिन कहीं भी पास कर देंगे, स्टूल कहीं भी पास कर देंगे, तो इन सब से क्या होता है, उनका पर्सनालिटी डिसइंटीग्रेशन होता है। फिर पुअर प्रोग्नोसिस, इसका भी क्या होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है, यानी जल्दी ये भी ठीक नहीं होता है। निग्लेक्ट हाइजीन एंड एक्सहिबिशन, यानी कि क्या करता है, जो इनका जो हाइजीन है वो अपने हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, कहीं भी यूरिन पास कर देंगे, कहीं भी स्टूल पास कर देंगे, बहुत गंदे तरीके से रहेंगे, ठीक है। और एक्सहिबिशन मतलब होता है कि अपने जो उनका जो जेनाइटल एरिया है उनको जानबूझकर शो करेंगे, जानबूझकर क्या करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे, प्लस टच करेंगे और लोगों को दिखाएंगे, ठीक है, कि देखो मैं टच कर रहा हूँ। मतलब ऐसे पेशेंट, जैसे कि आप लोग रोड पे भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखते होंगे जो अपने जेनाइटल एरिया को क्या करता है, एक्सपोज करके रखता है और लोगों को दिखाता भी है। तो वैसे वैसे पेशेंट किस में आते हैं, हमारे सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में आते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या थर्ड है, हमारा कैटाटोनिया। कैटाटोनिया मतलब होता है क्या, मसल रिजिडिटी, ठीक है। कैटाटोनिया मतलब क्या होता है कि टोन, यानी कि टोन में क्या हो जाना, चेंजेस हो जाना। तो इसमें क्या होता है, मोटर एक्टिविटी में चेंजेस होता है, यानी कि एक्टिविटी जो हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, हमारे जो मसल्स का जो एक्टिविटी होता है उसमें क्या होता है कि डिस्टर्बेंस आ जाना, चेंजेस हो जाना। तो ये जो होता है वो दो तरह का होता है, क्या होता है कि स्टूपर और एक होता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब तो पता है कि बहुत जल्दी जल्दी कुछ काम करना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना। बट स्टूपर मतलब क्या होता है, स्टूपर मतलब होता है कि बिल्कुल ही शांत हो जाना, अगर एक जगह देख रहे हैं तो बस वहीं पे देखना, अगर कहीं बैठे हुए, जिस पोजीशन में बैठे हुए घंटों तक उसी पोजीशन में बैठे रहना, जिस पोजीशन में खड़े हैं उसी पोजीशन में घंटों तक खड़े रहना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टूपर। तो इसमें क्या होता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि अगर पेशेंट अगर सामने देख रहा है तो वो घंटों तक क्या होगा, सामने ही देखता चला जाएगा, अगर वो दीवार की तरफ देख रहा है तो वो दीवार की तरफ ही देखता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी
कि एक मोम की तरह, एक स्टैचू की तरह बन करके घंटों तक बैठ जाना। निगेटिविज्म यानी कि आप उसको जो भी बोलोगे वो जस्ट उसके अपोजिट करेगा। जैसे कि अगर उसके खाने का टाइम हो गया तो आप उसको खाना देने जाओ, ठीक है, अब जब आप उसको खाना देने जाओगे तो वो क्या करेगा, मना करेगा, रिफ्यूज कर देगा, नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा करके क्या करेगा, रिफ्यूज कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे भूख नहीं लगी है, जब आप वहां से चले जाओगे तो वो क्या होगा, फिर वो वहां पे जाके जल्दी जल्दी क्या होगा, खाने लगेगा, ऐसे खाएगा जैसे कि उसे कितना भूख लगा है। तो बस आपके सामने एक जानबूझकर क्या करता है, रिफ्यूज करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिविज्म, ठीक है। यानी कि जानबूझ करके इनकार करना। कुछ भी आप बोलोगे, जो भी आप बोलोगे जस्ट उसका अपोजिट करेगा वो। खाने बोलोगे तो नहीं खाएगा, कहीं जाने बोलोगे तो नहीं जाएगा, कुछ भी बोलोगे काम करने के लिए तो वो नहीं करेगा, ठीक है। फिर पेशेंट कम टू एक्साइटमेंट सडनली, यानी कि जैसे कि वो अभी दीवार की तरफ देख रहा है, ठीक है, स्टूपर फेज में है वो भी, यानी कि वो अभी तक क्या कर रहा है, दीवार की तरफ देख रहा है। अब क्या होगा कि वो कभी भी एक्साइटमेंट फेज में आ सकता है, कभी भी उसका जो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो पोजीशन है वो कभी भी क्या हो सकता है, टूट सकता है, और वो कभी भी एक्साइटमेंट स्टेज में आ जाएगा, और फिर वो क्या होगा, किसी पे भी अटैक कर सकता है, किसी पे भी हमला कर सकता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो पेशेंट होता है वो एक्साइटमेंट स्टेज में सडनली आ जाता है, क्योंकि जो कैटाटोनिया वाला होता है वो तो दो ही तरह का होता है ना हमारा, स्टूपर और एक्साइटमेंट। तो पेशेंट जो होता है वो कभी कभी स्टूपर फेज में होता है, और अचानक से पेशेंट क्या होता है, स्टूपर फेज से एक्साइटमेंट फेज में चला जाता है, पता भी नहीं चलता है सडनली। और एक और क्या साइन है हमारा, इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया क्या होता है, इकोलेलिया मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड, ठीक है। जो सामने वाला बोलेगा खाओ तो भी बोलेगा खाओ, बोलेगा जाओ तो वो भी बोलेगा जाओ, बोलेगा नहाओ वो भी बोलेगा क्या नहाओ। यानी कि सामने वाला जो भी वर्ड बोल रहा है उसका रिपीटेशन करना, उसको रिपीट करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलेलिया बोलेंगे। फिर सेकंड हमारा इकोप्रेक्सिया, यानी कि रिपीटेशन ऑफ एक्शन। जो सामने वाला बोलेगा मतलब करेगा, एक्शन लेगा वो भी वही करेगा। अगर वो उठेगा तो वो भी उठेगा, अगर बोलेगा, अगर वो अपने जैसे एग्जांपल में जो डॉक्टर है वो अगर पेशेंट के पास जाएंगे और कुछ नोट करेंगे अपने डायरी में, तो वो भी क्या करेगा, जानबूझकर झूठ मूझकर ऐसे करता चला जाएगा। और अगर वो कुछ ऐसे कुछ इशारों में बात करेगा तो वो भी क्या मतलब बोलने का मतलब ये है कि सेम टू सेम कॉपी करना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इकोप्रेक्सिया बोलते हैं। तो ये तीन था हमारा, सिंपल सिजोफ्रेनिया, हेमिफ्रेनिया, और ये क्या था हमारा, कैटाटोनिया। हमारा पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। तो जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया होता है, यानी जो सबसे ज्यादा सिजोफ्रेनिया होने वाला होता है वो क्या होता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है। पैरानॉइड मतलब ही क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस होते हैं, यानी कि वो हमेशा उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि कहीं कोई मुझे मारने का कोशिश तो नहीं कर रहा है। अगर उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जाता है तो सोचते हैं कि इसमें जहर तो नहीं मिला दिया गया है, कहीं मेरी वाइफ मुझे मारना तो नहीं चाहती, कहीं मेरे बच्चे मुझे मारना तो नहीं चाहते, कहीं फैमिली मेम्बर मुझे कुछ करना तो नहीं चाहता है। तो वैसे वाले जो पेशेंट होते हैं वो किस में आते हैं, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में आते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है रियल में कि उन्हें कोई मारना चाहता है, पर उनमें क्या होता है, एक सस्पिशन पैदा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं इस सब चीज को लेकर के। इसी ये वाले पेशेंट किस में आएगा हमारा, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में आएगा। इनका जो प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर एक्सट्रीम सस्पिशियस, वही है कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस होते हैं। हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन इन लोगों में देखने के लिए मिलता है। आई होप हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन क्या होता है पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो फिर आता है हमारा फिफ्थ में अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। तो वैसे सिजोफ्रेनिया जिनका कोई कैटेगरी डिस्कस नहीं किया गया है, उनको कैटेगराइज नहीं किया गया, वो वैसे सिजोफ्रेनिया को हम लोग किस में रखते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया में रखते हैं। और भी सिजोफ्रेनिया जैसे रेसिडुअल हो गया, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन हो गया, फिर लास्ट है हमारा पीएफ रोफ सिजोफ्रेनिया। तो ये ऐसा सिजोफ्रेनिया है जो कि मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ होता है, ठीक है, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन पहले से प्रेजेंट होता है। उनमें क्या होता है, अगर सिजोफ्रेनिया का लक्षण दिखता है, साइन एंड सिम्टम्स दिखता है, तो वैसे सिजोफ्रेनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉफ
सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो क्या है, हमारा साइकोफार्मेकोथेरेपी, यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, यानी जो पेशेंट को जो मेडिसिन दिया जाएगा वो कौन कौन सा है। तो मेन हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरप्रोमाजीन एंड हेलोपेरिडोल, ठीक है। तो ये 2-3 मेडिसिन है जो कि हम लोग सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देते हैं। फिर है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, यानी कि ईसीटी, ये भी क्या दिया जाता है, सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में दिया जाता है। फिर है साइकोलॉजिकल थेरेपीज। तो जो साइकोलॉजिकल थेरेपी है वो हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे पास सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट आता है तो सबसे पहले उनको ये थेरेपी दिया जाता है। थेरेपी में हम लोग ग्रुप थेरेपी भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल थेरेपी भी दे सकते हैं, और एक आता है हमारा मिलियू थेरेपी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेडिकेशन भी देते हैं, प्लस थेरेपी भी देते हैं, और प्लस होम लाइक इन्वायरमेंट देते हैं। बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं कि डरे हुए रहते हैं जाने के वजह से कि हॉस्पिटल में मुझे कैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, क्या होगा वहाँ पे, कैसे लोग रहेंगे। तो उस तरह को, उस एंजाइटी को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, मेलियो थेरेपी देते हैं। इसमें हम लोग मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, प्लस थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, और प्लस होम लाइक इन्वायरमेंट, यानी कि होम लाइक सराउंडिंग या फिर इन्वायरमेंट भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को ये प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या हो सके, रिकवर हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हम लोगों का सिजोफ्रेनिया वाला टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।